नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड की क्लास के लिए रेगुलर क्लासें हम चला रहे हैं। आप लोगों को भी जाने इस प्रकार से रेगुलर क्लासें अपनी चल रही है। अब इस क्लास में क्या है, हम और हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में स्टडी कर रहे थे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में जो लास्ट टॉपिक अपन ने लिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था एक होता है ऑर्थो और पेरा समावेशी निर्देशित समूह होते हैं, और एक होता है मेटा समावेशी निर्देशित समूह होते हैं। खास करके ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया कौन चलेगी जो आपको ध्यान रखना है। एक तो चलेगी आपके नाइट्रीकरण, जिसे नाइट्रेशन बोला जाता है, नाइट्रीकरण, जिसमें HNO3 और H2SO4 हो गया। आप क्या हो गए, HNO3 साध और H2SO4 साध, ये दोनों लोगे। और फिर प्रोडक्ट आपके क्या बनेगा, NO2 बनेगा, NO2 प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑर्थो और पेरा बनेगा। ध्यान रखना, एक ऑर्थो और पेरा बनेगा। कैसे रिएक्शन होगी जो देख लीजिए आप। इसकी रिएक्शन में आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। और दूसरा हो जाएगा सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। और तीसरा हो जाएगा हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन बोला जाता है इसे। और चौथा हो जाएगा FCR, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए आप इनको बारी बारी से ले लेते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को FCR कहा जाता है, देख लीजिए इनको अब बारी बारी से स्टडी कर लेते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए किस प्रकार से होगी, खास करके आपको ध्यान रखना है। देखिए ये कौन सा चैप्टर में चलेंगे अपने, हेलो एल्केन हेलो एरिन, और ऐसा ही कंसेप्ट इसमें लागू होगा। क्योंकि देखिए दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो समूह होते हैं, ये जैसे हेलोजन लिया है आपके सामने, ये हेलोजन है, ये हेलोजन लिया, ये वाला समूह। और आपने ये देखा इधर यहाँ समूह देखिए एक और, ये OH, ये अपने पास फिनोल है और ये है, ये आपने 11 चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर वाला, ये फिनोल है अपने पास, तो ये है। एक और दूसरा समूह देख लीजिए, यहाँ पर ही सामने आपके बना देता हूँ मैं। दूसरा समूह देख लीजिए आप, OCH, ठीक है। तो ये तीनों ग्रुप जो है वो कौन से हैं, ये तीनों ग्रुप जो है वो +R वाले समूह है। ध्यान रखना कौन से समूह है, ये +R वाले समूह है, +R वाले समूह है। +R वाले समूह में आप लोग जानते हो किस प्रकार से ये काम करते हैं। इनमें रेजोनेंस आप लोगों को पता चल गया होगा, इस प्रकार से रेजोनेंस होता है। अनुनाद भी देख लीजिए आप लोग का, क्या है आप लोगों को थोड़ा अनुनाद भी इसका नॉलेज हो जाएगा, किस प्रकार से अनुनाद होता है ये भी आपको पता चल जाए। देखिए कहां से होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देंगे यहाँ पर, और ये यहाँ देगा। इसी प्रकार से इनमें भी देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये यहाँ देंगे। देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ देंगे। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनोल ईथर और हेलो एल्केन हेलो एरिन, दोनों में साथ में देखते रहेंगे। यहाँ बॉन्ड का इस तरीके से रोटेट होते रहेंगे, तो फिर क्या चार्ज आता रहेगा, एक चार्ज यहाँ आएगा, एक चार्ज यहाँ आएगा, एक चार्ज यहाँ आएगा, जिसके कारण क्या होते हैं, ये ऑर्थो और पेरा निर्देशित समूह होते हैं। ध्यान रखना, ऑर्थो और पेरा निर्देशित समूह होते हैं, खास करके ध्यान रखना। और कौन सा प्रोडक्ट इसमें ज्यादा बनेगा, पेरा जो होता है वो मुख्य प्रोडक्ट बनता है, खास करके ध्यान रखना है। कौन सा प्रोडक्ट मुख्य बनेगा आपके, ध्यान रखना, पेरा जो होता है वो मुख्य बनता है। इस प्रकार से इनमें रोटेशन होते रहते हैं। अब माइनस चार्ज कहाँ जाता रहेगा, एक तो यहाँ ऑर्थो पर और एक यहाँ पेरा पर होता रहेगा। अब देखिए इनकी रिएक्शन देख लेते हैं किस प्रकार से। देखिए आपके सामने इनकी रिएक्शन लेकर के आ जाता हूँ मैं, इसे समझिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इस प्रकार से। देखिए अगर क्या है, अपन चलते हैं इसमें, जैसे हेलो एरिन वाले में चल रहे हैं, यानी कि हेलोजन लेकर के अपन काम कर रहे हैं। तो देखिए हेलोजन लेकर के काम करते हैं, ये देखिए हेलोजन लेकर के काम कर रहे हैं, ये देखिए सी ये अपन ने लिया। अगर इसका क्लोरीनीकरण किया जाएगा, जैसे कि हैलोजिनेशन, क्या किया जाएगा, हैलोजिनेशन यानी क्लोरीनीकरण। खास करके ध्यान रखना, ये दो प्रकार से होती है इसमें। एक तो क्लोरीन आपने लिया है Fe की प्रेजेंस में अंधेरे में, ध्यान रखना अंधेरे में, खास करके ध्यान रखना अंधेरे में रिएक्शन होगी, ये है लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगी, अंधेरे में होगी। तो दो प्रकार से प्रोडक्ट बनेंगे, खास करके ध्यान रखना किस प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रकार से बनेंगे, एक तो ऑर्थो बनेगा और एक पेरा बनेगा। खास प्रकार से ध्यान रखना, ऑर्थो और पेरा कहां पर लगेंगे, देख लीजिए ऑर्थो और पेरा बता देता हूं। ये अपने पास पहले से प्रेजेंट है, एक Cl लगेगा यहाँ पर और एक Cl लगेगा यहाँ पर। ये तो हो गया ऑर्थो और ये हो जाएगा पेरा समावेशी। ऑर्थो और पेरा से मुख्य पदार्थ, मुख्य जो उत्पाद होगा ये
मुख्य उत्पाद पेरा बनेगा, खास करके ध्यान रखना। ये तो था क्लोरीन के साथ क्लोरीनीकरण हेलोजिनेशन टॉपिक लिया है अपन ने, उसमें अगर यही अभिक्रिया वापस होती है इसी के साथ क्लोरीन के साथ, और ध्यान रखना अब अंधेरा नहीं है, अब क्या है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ध्यान रखना प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यहाँ देखिए क्लोरीन नहीं लेकर के मैं यहाँ मान लीजिए CH3 ग्रुप ले लेता हूँ, जैसे यहाँ ले लिया मैंने CH3 ग्रुप ले लिया है, यहाँ पर मैंने CH3 ग्रुप ले लिया है आपके सामने, टॉल्यूइन ले लिया है, तो इसमें भी इस प्रकार से बनेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने क्लोरीन ले लिया है, तो क्लोरीन की रिएक्शन के साथ कैसे होगी, तो देखिए क्लोरीन की रिएक्शन यहाँ पर किस प्रकार से होती है, ध्यान रखना। यहाँ से एक H जाएगा, खास करके ध्यान रखना, कहाँ से एक H जाएगा, ऊपर से एक जाएगा, यहाँ CH2Cl का फॉर्मेशन होगा, खास करके ध्यान रखना। ये क्लोरीन की उपस्थिति में रिएक्शन है, ये क्लोरीन की उपस्थिति में रिएक्शन है। अपने पास है टॉलुइन है, इसे टॉलुइन कहा जाता है, मेथिल बेंजीन कहा जाता है, इसे टॉलुइन कहा जाता है, ध्यान रखना मेथिल बेंजीन इसका नाम। खास करके ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये रिएक्शन पूछी जा सकती है, ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी ऐसा बनेगा, और क्लोरीन प्रकाश की उपस्थिति में होगी तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, उन्हें आपको ध्यान रखना है। अब इसका हेलोजनीकरण और आपको जो भी है कंडीशन आप लोगों को बता देता हूँ, खास करके ध्यान रखना है। हेलोजिनेशन वैसे जानते हो आप लोग, हेलोजिनेशन हुआ, नाइट्रीकरण हुआ, ये जानते हो। नाइट्रीकरण बता देता हूँ, देखिए नाइट्रीकरण कैसे होगा, खास करके नाइट्रीकरण आपको ध्यान रखना है, नाइट्रीकरण कैसे होता है जो देखिए एक खास करके है, जैसे आपने लिया है ये Cl हेलोवेरिन लिया है आपने, इसका नाइट्रीकरण कर रहे हो आप शांत HNO3 कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ शांत HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 लिख देता हूँ यहाँ पर, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा। ध्यान रखना कौन से बनेंगे, ऑर्थो और पैरा। यहाँ पर लिख दिया मैंने Cl और यहाँ लिख दिया है NO2 और ये होगा ऑर्थो, और यहाँ पर होगा आपके सामने पैरा बना दिया है मैंने, यहाँ पर ये पैरा बना हुआ है, ध्यान रखना ये पैरा प्रोडक्ट बना है, ये पैरा प्रोडक्ट बना है, ध्यान रखना ये ऑर्थो है और ये पैरा प्रोडक्ट बना है। अगर ये अभी आपके COCH3 और CH3 के साथ होती है, यानी कि ईथर के साथ होती है, तो भी ये देखिए आगे वाला चैप्टर है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का टॉपिक है। इसके आगे वाले ये रिएक्शन होती है, सेम कंपोनेंट दिया जाता है, कंसंट्रेट HNO3 और आपके H2SO4 ले लिया है, कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 आपने ले लिया है, कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 आपने ले लिया है, तो आपके नाइट्रिक मिश्रण के कारण ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वही बनेगा जैसे इसमें बना है आपके, इसमें ऐसे क्या बना है, इसमें बना है ये इसी प्रकार से, ये भी ऐसे ही बनेगा, और CH3NO2 इसमें भी ऑर्थो और पैरा मुख्य उत्पाद बनेंगे, खास करके ध्यान रखना है, ऑर्थो और पैरा मुख्य उत्पाद बनेंगे, खास करके ध्यान रखना है। ये सेम कंडीशन है, मैं सेम कंडीशन साथ में लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर नंबर 11 है, ये चैप्टर नंबर 10 है, ये हेलो एल्केन हेलो एल्केन है, और ये ईथर वाला चैप्टर है, खास करके आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या होता है फिनोल वाले में इस प्रकार से नहीं होता है, फिनोल वाले में कैसा होगा, जो देखिए फिनोल में किस प्रकार से रिएक्शन होती है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, फिनोल में कैसे रिएक्शन होगी तो देख लीजिएगा। फिनोल के एक साथ लेकर के रिएक्शन आता हूं मैं, फिनोल वाला ये टॉपिक वापस से रिवाइज नहीं करूंगा मैं, आपको पहले बताया था कंपैरिजन स्टडी करनी चाहिए, ताकि क्या आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस तरीके से काम होता है। देखिए यहाँ मैंने बना दिया है फिनोल, यहाँ पर आपके सामने बनाया है फिनोल, ये बनाया है फिनोल। अब फिनोल की अभिक्रिया क्या होती है, दो तरफ से कर देता हूँ, एक तो करूंगा तनु HNO3 के साथ, ध्यान रखना जिसके साथ तनु HNO3 और इसके साथ करेंगे नाइट्रिक आयन मिश्रण है, तनु HNO3 के साथ करूंगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखना एक तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल, ये ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल, खास करके ध्यान रखना है, ये ऑर्थो बना है, ये नीचे पैरा बना रहा हूँ, ध्यान रखना आप, ये नीचे जो बनाया है मैंने पैरा बनाया है, और मुख्य उत्पाद पैरा होगा, ध्यान रखना पैरा मुख्य उत्पाद होगा। ये ऑर्थो वाला है, आप लोग जानते हो इस प्रकार से देखिए तनु HNO3 अब रिएक्शन चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना क्या बनेगा, अब आपके पास जो बनेगा देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा, खास करके ध्यान रखना 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा। इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है, पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। यहाँ खास करके ध्यान रखना
इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ये फिनोल के लिए है, खास करके ध्यान रखना, ये फिनोल के लिए इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये एक ही तीर से दो शिकार है, खास करके ध्यान रखना। तरल के लिए अगर रिएक्शन करते हो कंडीशन दे दी जाएगी, अगर डाइल्यूट के लिए आपके सामने रिएक्शन रखी गई है तो आप इस प्रकार से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाओगे। और अगर कंसंट्रेट के लिए इस प्रकार से कंडीशन रखी गई, आपको कहा गया कंसंट्रेट है, यहाँ पर कंसंट्रेट मामला है, यानी कि इंसान रेशो के साथ है, इंसान रेशो के साथ है, तो इस प्रकार से पिक्रिक एसिड का निर्माण करोगे। ये पिक्रिक एसिड है, इसे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी कहा जाता है, खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पर ये होता है टॉपिक फिनिश। आगे वाला अपन लेते हैं इसी प्रकार से, उसे भी देखना है आपको। इसी तरीके से रिएक्शन करवाता रहूंगा मैं, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ, इसी में आगे से आगे रिएक्शन आपको बताता रहूंगा, आपको इसे ज्ञान पूर्वक देखना है। एक और रिएक्शन लेकर के बताता हूँ धीरे धीरे से। ये मैंने आपके सामने दिया है, कौन सा दिया है, ये आपकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। क्लोरीन की रिएक्शन है, देख लीजिए आपकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। अब क्लोरीन की अभिक्रिया किसके साथ लगी है, आपको फ्रीडल का आप रिएक्शन कर सकते हो। CH3Cl ले लिया आपने, यहाँ पर CH3Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। एनहाइड्राइड निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में दो प्रोडक्ट बनेंगे, वो ऑर्थो और पैरा कौन से बनेंगे, CH3 यहाँ लगेगा और दूसरा CH3 यहाँ लगेगा पैरा पर, खास करके ध्यान रखना। ये खास करके होता है, जिस प्रकार से मैंने बना दिया है, खास करके ध्यान रखना। अब इसी प्रकार से ब्रोमीनीकरण भी होता है इनका। ब्रोमीनीकरण में भी इसी प्रकार से आप बनाओगे, ब्रोमीनीकरण भी किसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार से ब्रोमीनीकरण होगा, इनका भी आपको खास करके ज्ञान रखना है। आप देखिए ये रिएक्शन आपको मैंने इसमें बता देता हूँ, जिसमें फिनोल में देख लीजिए, फिनोल में अगर ये रिएक्शन होती है तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है देख लीजिए। फिनोल की जो रिएक्शन होती है आपके, फिनोल की रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ हो रही है, ब्रोमीन के साथ हो रही है, ध्यान रखना। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी तो ऑर्थो और पैरा दो बनेंगे, ध्यान रखना। ऑर्थो और पैरा दो बनेंगे, ऑर्थो और पैरा दो बनेंगे, ऑर्थो और पैरा दो बनेंगे, ऑर्थो और पैरा दो बनेंगे। यहाँ लिख दिया, मैं थोड़ा फुर्ती से लिख रहा हूँ, ध्यान रखना आप। ऑर्थो और पैरा दो बनेंगे और मुख्य उत्पाद जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर एसिटिक अम्ल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जलीय होगा, ध्यान रखना। जलीय माध्यम में ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं इसको, जलीय माध्यम में या ब्रोमीन जल या जल ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, तो आपको ध्यान रखना। वहाँ जो 3 चिपके थे, यहाँ पर भी 3 चिपका देने हैं। 3 कैसे चिपकाने हैं, यहाँ Br है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ Br है, यहाँ Br है, इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बना है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल बना है। खास करके आपको ये भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, खास करके ध्यान रखना। यहाँ Br2 के साथ दूसरा कोई दिया होगा, यहाँ Br2 जलीय दिया होगा, तो आप समझ लेना किस प्रकार से ये हो रहा है। या उसने कहा होगा जलीय माध्यम में Br ब्रोमीन के साथ फिनोल की अभिक्रिया करती है, तो आपके भी यही बनाना है, ध्यान रखना। 2,4,6 अगर खाली Br दे रखा है, Br2 दे रखा है, तो इस प्रकार से ऑर्थो और पैरा बनाना है, खास करके ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समाप्त होती है। यहाँ पर मैंने 11 चैप्टर और दोनों चैप्टर का एक साथ लेकर के बताया, ध्यान रखना। अब 11 चैप्टर में ये रिएक्शन पुनः नहीं बताऊंगा मैं, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अब आगे चलते हुए आपको बता देते हैं कि इस प्रकार से इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जो ध्यान रखना है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जानते हो आप लोग क्या होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे कितने भागों में बांटे गए हैं, इसको ध्यान देना। 2 भागों में बांटा गया, SN1 और SN2, SN1 और SN2। यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। SN1 और SN2 का डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है। SN1 और SN2 में डायरेक्ट आंसर दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि SN1 है और ये SN2 अभिक्रिया है। इसमें क्या है, आप लोगों को ये अनुमान लग जाए कि SN1 अभिक्रिया ऐसे होती है और SN2 ऐसे होती है। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है, फिर भी आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान रखना। ये जो लिखा हुआ है 1, इसी को यहाँ लेकर के आइए और लिखिए यहाँ पर, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है SN1। और यहाँ देखिए ये लिखा हुआ 2 लिखा हुआ, तो यहाँ लिख करके लाइए, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया, ध्यान रखना। ये कौन सी है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान रखना। कौन सी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 जो होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग का अनुसरण करती है, जबकि द्वितीय कोटि अभिक्रिया वेग का अनुसरण SN2 करेगी, खास करके ध्यान रखना है। SN1 और SN2 का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ
इसका वेग जो होता है और भी आप अंदर लिख सकते हो, इसका वेग किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, अभिकारक की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर वेग निर्धारित करता है, अभिकारक की सांद्रता पर। यहाँ पर किस पर निर्भर करेगा, अभिकारक और जो नाभिक स्नेही लिया है दोनों पर, अभिकारक व नाभिक स्नेही दोनों पर। नाभिक स्नेही को ध्यान रखना, बोर्ड में लिखूंगा मैं, नाभिक स्नेही दोनों पर, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक ऐसे लिख दिया है मैंने, दोनों पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है। ये दूसरा हो गया है, खास करके ध्यान रखना है। और तीसरा है ये, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसिमीकरण प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इसमें रेसिमीकरण प्राप्त होता है, रेसेमाइजेशन। ध्यान रखना, कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, रेसेमाइजेशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसमें विन्यास का प्रतिफल, इन्वर्जन प्राप्त होता है, विन्यास का प्रतिफल, विन्यास का प्रतिफल बनता है। ध्यान रखना है, यहाँ अंतर लिखा रहा हूँ, अंतर इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। ध्यान रखना, विन्यास का प्रतिफल प्राप्त होता है और यहाँ पर रेसेमीकरण मिश्रण प्राप्त होता है। खास करके ये ध्यान रखना है, रेसेमीकरण मिश्रण प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इसमें इसका जो ऑर्डर चलता है वो कैसे चलता है, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री चलता है। ध्यान रखना, इसमें ये 1 है, 1 को लास्ट में लेना है। ध्यान रखना, 1 को लास्ट में लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो होता है किस प्रकार से चलता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री चलता है। ध्यान रखना, 3 डिग्री वाले हैं तो आपको पता चल गया ये कौन से होते हैं, ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में विलेय होते हैं, ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में विलेय। ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में विलय नहीं होंगे, ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में विलय नहीं होते, विलायकों में विलय नहीं। होती है, फास्ट होती है, स्लो होती है। आयनिक रिएक्शन आप लोग जानते हो, एसिड और बेस रिएक्शन जानते हो, वो थोड़ी फास्ट होती है। और ये आयनिक अभिक्रिया होती है, तीव्र होती है। ये आप देख सकते हो, ये मंद अभिक्रिया होती है, ये आयनिक अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए ये थोड़ी सी मंद अभिक्रिया होती है, स्लो स्टेप में चलती है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपने लिखा है, आयनिक और मंद अभिक्रिया होती है, ये 2 पदों में संपन्न होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये 2 पदों में संपन्न होगी। प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। यहाँ लिख दिया मैंने, 2 पदों में संपन्न होती है, खास करके लिखा है, ये 2 पदों में संपन्न होती है। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, ये एक ही पद में संपन्न होगी। और जो वेग निर्धारक पद होगा वो कौन सा होगा, धीमा पद वेग निर्धारक होगा। यहाँ लिखा आपने मंद पद, इसमें मंद अभिक्रिया होती है, धीमा पद जो होगा वो वेग निर्धारक होगा, स्लो रिएक्शन जो होती है वो वेग निर्धारक होती है। आपके सामने ये SN1 और SN2 लेकर के आया हूँ, देख लीजिए आप आसानी से। इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर सकते हो, 2 पदों में संपन्न होती है, ये एक ही पद में संपन्न होती है, एक ही पद में। इस प्रकार से देख लीजिए, आपके सामने ये लेकर के आया हूं मैं, एक ही पद में संपन्न होती है, ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होगी, विन्यास का प्रतिपद बनेगा। आप लोग जानते हो उल्टा होता है, इसमें खास करके ध्यान रखना है। अब कुछ अभिक्रिया होती है जिनके बारे में आपको लिख देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि ये अभिक्रिया है, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। यहाँ पर ये कुछ ही समय में आपका ये टॉपिक फिनिश कर दूंगा, 1 या 2 या 3 वीडियो से ज़्यादा वीडियो इनके नहीं बनेंगे। आपके फटाफट कोशिश करेंगे इसे समाप्त करने की, 3 या 4 मतलब ये ही टॉपिक है, ये ज़्यादा कुछ विशेष बड़े हैं नहीं और बड़े क्वेश्चन इनमें से आएंगे नहीं। इनमें से 1-1 नंबर के आ सकते हैं क्वेश्चन, 1-1 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, 1-1.5 आधे नंबर के क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। किस प्रकार से होता है देखिए, अब आपको आगे मैं इसको समझा देता हूँ कैसे क्या होगा, देख लीजिएगा। देखिए अब रिएक्शन कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो हुआ आपके सामने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी हुई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी यह रिएक्शन आपके सामने हो गई है। अब चलेंगे अपन विलोपन चलेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लोगों के पास हो गई है, ध्यान रखना। विलोपन अब चलेंगे, अब दूसरी अभिक्रिया कौन सी चलेंगे, विलोपन चलेंगे। और आपके सामने एक अभिक्रिया हो गई थी, कौन सी अभिक्रिया हुई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। खास करके आपको ध्यान रखना है कौन सी रिएक्शन कर रही थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और फिर चलेंगे अपचयन, ध्यान रखना अपचयन वाला टॉपिक आपके कार्बोक्सिल और एल्डिहाइड में खास करके उसमें ध्यान रखना है, इसमें तो इतना अपचयन वाला है नहीं है,
और फिर आपके सामने क्या चलेंगे अपन, अब चल के बाद चलेंगे इनमें धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया में अपन चलेंगे वुड्स अभिक्रिया। आपने देखा है वुड्स अभिक्रिया, और वो विल्केनस्टाइन वाली भी धातुओं वाली ही अभिक्रिया थी। वुड्स अभिक्रिया खास करके ध्यान रखना, वुड्स और वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो होती है वो खास करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये है। अब देखिए इसमें आपके सामने नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया लेकर के आते हैं। नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया है, लेकिन इसमें से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से इनकी रिएक्शन होती है, जो ध्यान रखना है। देखिए एक प्रकार की अभिक्रिया होती है RH की अभिक्रिया जो होती है AgCN के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, और RH की अभिक्रिया KCN के साथ कीजिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखिए ये K दिखाई दे रहा है आपको, K दिखाई देते आप समझ लीजिए ये आयनिक अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी, आयनिक होगी। और ये जो होगा Ag दिखाई देता है आपको पता चल जाएगा ये सहसंयोजक होता है। ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये सहसंयोजक हो जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ध्यान रखना RNC बनता है, खास करके ध्यान रखना। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, आइसोसाइनाइड वाला बनता है। ये एम्फीडेंटेड न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ध्यान रखना खास करके। और यहाँ जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, RNC। यहाँ ऊपर बना है, यहाँ बनेगा RCN, खास करके ध्यान रखना। ये रिएक्शन इस टाइप की थी। दूसरी रिएक्शन भी आप लोगों के सामने यहाँ लिख देता हूँ। RH की अभिक्रिया किसके साथ करनी है, RH की अभिक्रिया AgNO2 के साथ करनी है, खास करके ध्यान रखना है। AgNO2 के साथ करनी है तो कौन सा है आपको ध्यान है, सहसंयोजक प्रोडक्ट है। इसमें क्या बनेगा, RNO2 बनेगा, खास करके ध्यान रखना RNO2 बनेगा। इसे नाइट्रो एल्केन कहा जाता है, ध्यान रखना क्या कहा जाएगा इसको, नाइट्रो एल्केन कहा जाएगा, इसे नाइट्रो एल्केन कहा जाएगा। और इधर जो बनेगा आपके क्या बनेगा, देखिए RH की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे आप, KNO2 के साथ करेंगे, खास करके ध्यान रखना। इसके लिए एल्किल नाइट्राइड बनेगा, ध्यान रखना क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइड बनेगा। इस प्रकार से एल्किल नाइट्राइड बनेगा, खास करके आपको ध्यान रखना। यहाँ पर नाइट्रो एल्केन बनेगा और यहाँ एल्किल नाइट्राइड बनेगा, क्योंकि इसे पोटेशियम नाइट्राइड कहा जाता है। जो आप लोग ध्यान रखना, पोटेशियम नाइट्राइड कहा जाता है इसे। तो आप देखना कैसे नाइट्राइड एल्केन बनता है, ध्यान रखना खास करके। ये एक आपके सामने एक रिएक्शन लेकर के आया हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। इसमें KCN लिए होंगे तो आयनिक कंपाउंड होने के कारण ये इस प्रकार से RCN बनेगा, सीधा सा CN जाकर के जुड़ेगा वहां पर। ये नाभिक, ये जो थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, खास करके आपको इसको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये एम्फीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर ये एम्फीडेंटेड लिगेंड है, आपको चैप्टर नंबर 9 में इसे समझा दिया था किस प्रकार से ये क्रिया करते हैं, खास करके इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ करके आपको बता रहे हैं कौन सा टॉपिक अब चलते हैं अपन। रेशमीकरण मिश्रण हो गया। किरल यौगिक कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। किरल यौगिक किस प्रकार से होते हैं, इंपॉर्टेंट है। किरल यौगिक किस प्रकार से हमें ध्यान रखना, खास करके किरल और अकिरल कार्बन आप लोग जानते हो। किरल कार्बन कौन सा होता है, किरल कार्बन जो होता है वो असममित कार्बन होता है, ध्यान रखना। कौन सा कार्बन होगा, किरल कार्बन जो होगा वो असममित कार्बन होगा। ये कार्बन होता है, इस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप होंगे वो अलग अलग जुड़े हुए होंगे तो उसे किरल कार्बन कहा जाएगा। जैसे यहाँ A जुड़ा हुआ है, यहाँ B जुड़ा हुआ है, यहाँ C जुड़ा हुआ है, यहाँ D जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से सब अलग अलग होंगे तो उसे किरल कार्बन कहा जाएगा। किरल कार्बन को किससे शो किया जाता है, एस्टर से, एस्टरिस्क से शो किया जाता है। एस्टरिस्क इसको बोला जाता है एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स ध्यान रखना, ऐसे बोला जाता है, एस्ट्रिक्स बोला जाता है, ध्यान रखना। हिंदी में कहते हैं अपन तारांकित द्वारा या फिर स्टार लगा के बोलते हैं, इसको एस्ट्रिक्स बोला जाता है, खास करके ध्यान रखना। इसके द्वारा अपन इसे शो करते हैं। जैसे एक लैक्टिक अम्ल का उदाहरण लेकर के बता देता हूँ। लैक्टिक अम्ल का उदाहरण कैसे होता है, देखिए यहाँ H है, यहाँ CH3 है और यहाँ COOH है। इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसके साथ CH3 है, फिर इसके साथ नीचे OH लगा देना है। ये है किरल कार्बन है, ध्यान रखना कौन सा है, ये किरल कार्बन है। सभी ग्रुप इससे अलग अलग जुड़े हुए हैं। देखिए A B C और D अलग अलग है। ये A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए और D मान लीजिए। इस प्रकार से सभी ग्रुप देख लीजिए इसमें अलग अलग जुड़े हुए हैं। ये किरल कार्बन का उदाहरण है। किरल कार्बन जो शब्द बना है वो कियर से बना है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड हैंडनेस का मतलब, इसका मतलब हैंडनेस होता है।
हैंडनेस होता है। इसका मतलब जैसे हाथ को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर। देखिए ये हाथ है, इसको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। अध्यारोपित कैसे होगा? इस प्रकार से होगा, ऐसे नहीं होगा, इधर इधर जा रहा है दर्पण प्रतिबिंब भी। इसके साथ में देखा जाता है इनेंशियोमर्स बनते हैं, इनके क्या बनते हैं? इनेंशियोमर्स भी बनते हैं, खास करके इनको आपको याद रखना है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? किरेल कार्बन कहा जाता है। ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें किरेल कार्बन कहा जाता है। इस प्रकार से किरेल कार्बन जो होता है एक असममित कार्बन होता है। खास करके आपको ध्यान क्या रखना है? किरेल कार्बन जो होता है क्या होता है? किरेल कार्बन जो होता है वो कौन सा होता है? एसिमेट्रिक होगा। ध्यान रखना, कौन सा होगा? एसिमेट्रिक होगा। खास करके ध्यान रखना, अगर ये सभी समूह एक जैसे हो, मान लीजिए यहाँ पर एच आ जाए, यहाँ पर एच आ जाए, यहाँ पर एच आ जाए, तो ये सममित हो गया। कौन सा हो गया? ये सममित हो गया। सममित हो गया तो मतलब अकिरेल कार्बन हो गया। ये कौन सा हो गया? अकिरेल कार्बन। इस प्रकार से ये किरेलिटी है, इस किरेलिटी को आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से किरेल और अकिरेल कार्बन होते हैं, इनको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है किरेल कार्बन कौन से होते हैं? जिनमें त्रिविमीय केंद्र हो और अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, खास करके उनको ध्यान रखना है। ये देखिए एक लैक्टिक अम्ल का एग्जांपल दिया है आपके सामने, इसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोग बना सकते हैं, डी और एल फॉर्म बना सकते हैं। इनेंशियोमर्स कहा जाता है, इनको ध्यान रखना है। इन्हें क्या कहा जाता है? इनेंशियोमर्स कहा जाता है। डी और एल फॉर्म इनके बनाए जा सकते हैं, उन्हें इनेंशियोमर्स कहा जाता है। खास करके ध्यान रखना, ये किरेल कार्बन के बारे में आप लोगों को बताया था, ये किरेल कार्बन है, इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे अल्फा विलोपन, बीटा विलोपन, इस प्रकार से होती है। लेकिन आपको एक ही पढ़ाई जाएगी, अल्फा बीटा और गामा विलोपन होती है। देखिए अल्फा बीटा गामा के आपको एग्जांपल नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में आपको डायरेक्ट बता दूंगा, इस प्रकार से होती है। ध्यान रखना अल्फा विलोपन कैसे होता है तो देख लीजिए आप। अल्फा विलोपन कैसे होता है तो देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म में अल्फा विलोपन होगा, जैसे देख लीजिए यहाँ Cl और ये H लगाया है, यहाँ Cl, ये क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल है। देख लीजिए ये CH बनाया है, क्या बनाया है? CH बनाया है। ध्यान रखना इसके प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो ये कार्बन बनता है। ध्यान रखना कार्बन एक प्रकार का मध्यवर्ती होता है, इंटरमीडिएट होता है, जैसे कार्बन कहा जाता है। ये कार्बन बना है, ये इसमें अल्फा विलोपन हुआ है। कौन सा विलोपन हुआ है? इसमें अल्फा विलोपन हुआ है, अल्फा एलिमिनेशन हुआ है, खास करके ध्यान रखना। ये देखिए अल्फा कार्बन ही इसी से जुड़े हुए सभी सदस्य हैं, अल्फा विलोपन हुआ है, ध्यान रखना। दूसरा है बीटा विलोपन। बीटा विलोपन आप जानते हो, बीटा विलोपन किसके द्वारा दिया गया? सेटजेट के द्वारा दिया गया। मैं आपको बीटा विलोपन बाद में पढ़ा करके गामा विलोपन बता देता हूँ। गामा विलोपन कैसा होता है तो देखिए, गामा विलोपन भी बिल्कुल सरल है, ऐसा कोई स्पेशल है नहीं। देखिए बीटा विलोपन सेटजेट द्वारा दिया गया है, उसके बारे में अपन आगे विस्तृत में पढ़ेंगे किस प्रकार से बीटा विलोपन के बारे में बताया है, उसके बारे में अपन विस्तृत से पढ़ेंगे। इसके पहले आपको बता देता हूँ मैं किसके बारे में, गामा विलोपन के बारे में। देखिए आप इस प्रकार, ये CH2 लगाया आपने, यहाँ CH2 लगाया और यहाँ CH2 लगाया, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इनके साथ Br लगा दोगे, फिर इसे इस प्रकार से इसके साथ Br लगा दोगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ करवा दोगे, जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवा दोगे तो इनका ये कौन सा विलोपन होगा? गामा विलोपन होगा। खास करके ध्यान रखना है, इनको कौन सा विलोपन कहा जाता है? गामा विलोपन कहा जाता है। पोजीशन जो होती है 1,3 होती है, ध्यान रखना 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन होता है, 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन होता है। किस प्रकार से बनेगा? ध्यान रखना, इस प्रकार से बन जाता है, इस प्रकार से साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, ये साइक्लोप्रोपेन है। ध्यान रखना ये गामा विलोपन का एग्जांपल है, ध्यान रखना। 1,3 जो डाइब्रोमो है उनके अपन विलोपन हुआ है, खास करके ध्यान रखना। तीनों परमाणु एक ही चक्र में होता है, जिंक के साथ रिएक्शन होती है। ये आपके सामने बताया था, ये आपको कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको पूछा नहीं जाता है, ये आपको ऐसे ही जानकारी के लिए बताया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कार्बन जो बनता है वो बता दिया है आपके सामने। अब नेक्स्ट आपको चलते हैं बीटा विलोपन। बीटा विलोपन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बीटा विलोपन किसे कहते हैं, खास करके ध्यान रखना। सिंपल सा है, वे एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है जिसके पास डबल बॉन्ड हो, ठीक है, मतलब रेजोनेंस आगे से आगे चल रहा हो और एल्कीन समूह उसकी ओर ज्यादा जुड़े हुए हो, वो क्या होता है? अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। एल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन होती है, ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए मैंने आपके सामने एक रिएक्शन देकर के बता देता हूँ, बीटा विलोपन। ये बीटा विलोपन स्टार्ट हो गया है अपना टॉपिक। बीटा विलोपन खास है, इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया?
ये सेटजेव के द्वारा दिया गया है। सेटजेव नामक वैज्ञानिक हुआ। ये सेटजेव नामक वैज्ञानिक कहाँ का था? रूसी रसायन था सेटजेव। यहाँ लिख देता हूँ सेटजेव। सेटजेव नामक ये रूसी वैज्ञानिक था। इसने बताया, कैसे बताया देखिए, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, इस प्रकार से लगा दिया। देखिए अब क्या होगा इसमें, एल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन होगी। ध्यान देना, एक एच यहाँ पर है, यहाँ से हटा करके दो कर देता हूँ इसको। एल्कोहलिक केओएच के साथ, ध्यान रखना, एल्कोहलिक केओएच के साथ जहां पर भी रिएक्शन होती है वहां एल्कीन बनती है। ध्यान रखना, क्या बनेगा? एल्कीन बनती है। लेकिन जलीय केओएच के साथ जहां पर भी रिएक्शन होगी वहां एल्कोहल बनेगा। खास करके ध्यान रखना, एल्कोहलिक केओएच के साथ जहां पर भी रिएक्शन होगी वहां एल्कीन बनेगा, और जलीय केओएच के साथ जहां पर भी रिएक्शन होगी वहां क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। देखिए जलीय केओएच के साथ तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और एल्कोहलिक केओएच के साथ ये बीटा विलोपन, यानी कि आप कह सकते हो एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया होती है। इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए किस प्रकार से होगा, एक एच यहाँ पर भी है और एक एच यहाँ पर भी है, इसको भी हटा देता हूँ मैं, देख लीजिए। अब आसानी से आपको समझ में आएगा। एक बार एच इधर से भी हट सकता है। ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? जिससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसे अल्फा, और ये भाई साहब हो गए बीटा, और ये भी भाई साहब हो गए बीटा, यानी कि दोनों साइडों में इसके पास बीटा बीटा ग्रुप है। ये बीटा विलोपन बता रहा हूँ, सेटजेव का नियम है ये। देखिए अब वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसके पास अधिक से अधिक प्रतिस्थापक समूह यानी कि एल्किल ग्रुप उपस्थित हो। अधिक से अधिक एल्किल ग्रुप किधर होंगे? देख लीजिए, आप लोगों ने वैसे दिमाग लगा लिया होगा। देख लीजिए अब रिएक्शन कैसे होगी। देखिए आप यहाँ CH3 लिखा मैंने, फिर आगे CH2 लिखा, एक बार यहाँ से H आउट करता हूँ और Br यहाँ से आउट करता हूँ, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यानी कि CH3 CH2, फिर एक बार और CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ऐसे बनाएंगे। ये वाला देखिए यहाँ पर ऐसा बना है। और ये दूसरा वाला क्या है? एक बार तो H मैंने यहाँ से आउट किया है, एक बार H यहाँ से आउट किया है। यहाँ पर दूसरे कलम का यूज करके बता देता हूँ। एक बार H मैंने ये आउट किया है, अब H में ये आउट करता हूँ, फिर रिएक्शन यहाँ बताता हूँ। देख लीजिए H यहाँ से आउट करके फिर रिएक्शन बता रहे हैं। एक H यहाँ से जाएगा, Br यहाँ से जाएगा, किस प्रकार से बनेगा देखिए, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2, इस प्रकार से देखिए CH3 यहाँ लगा दिया है मैंने। इस प्रकार से देख लीजिए, कहाँ से आउट किया, एक यहाँ से आउट किया, ये अल्फा था, ये भी ये अल्फा था, ये बीटा। इस प्रकार से देखिए इस पर देखिए एल्किल ग्रुप अधिक जुड़े हुए हैं बॉन्ड के बाद में। इसके पास देखिए एल्किल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये तो कम परसेंट में बनेगा, ये अल्प उत्पाद बनेगा, यानी कि कम मात्रा में बनेगा, और ये अधिक मात्रा में बनेगा। इसके परसेंटेज भी लिखा हुआ होता है, ये 83% बनता है, और ये जो बनेगा वो कितना बनेगा? 19% खासतौर होता है। खास करके ऐसा लिखा जाता है। पेंट 2 इन जो होगा वो मुख्य उत्पाद होगा। देख लीजिए पेंट 2 इन 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंट 2 इन मुख्य उत्पाद होगा, और पेंट 1 इन जो होगा वो अल्प उत्पाद होगा, यानी कि कम मात्रा में बनेगा। खास करके ये है, ये किसके बारे में था? ये था बीटा विलोपन के बारे में। सेटजेव का नियम है, ध्यान रखना। विलोपन किस रूप में होता है? जैसे प्रतिस्थापन होता है वैसे ही विलोपन होगा, यानी कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में होता है। इसी प्रकार से अल्कोहल में भी ऐसा ही होगा, एल्किल हैलाइड में भी ऐसा ही होगा। ध्यान रखना विलोपन का क्रम, और विलोपन का क्रम के साथ साथ प्रतिस्थापन भी इसी प्रकार से होता है। ध्यान रखना 3 डिग्री में, 2 डिग्री और 1 डिग्री, आसानी से ये टूट जाते हैं, आसानी से ये क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। 1 डिग्री में आसानी से अभिक्रियाएं नहीं होती है, खास करके ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट चलते हैं वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ रखी है। वुड्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये ध्यान रखना, सेटजेव का रूल्स है, ये सेटजेव का रूल्स 20 होता है, इंपॉर्टेंट है। सेटजेव का रूल्स पूछा जा सकता है, सेटजेव अभिक्रिया दीजिए, या बीटा विलोपन से आप क्या समझते हैं, या फिर किसी अभिक्रिया को बता रखा होगा, उससे कह रखा होगा, बताइए ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, आपको समझ करके उसका उत्तर लिखना है, खास करके ध्यान रखना। यह सोडियम धातु के साथ रिएक्शन की जाती है, उसे वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया कौन सी होती है? देखिए सोडियम धातु के साथ रिएक्शन होगी, ये सोडियम धातु के साथ है, RX की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ होगी। तो इसमें क्या होता है, ये जो भी होता है एल्केन वो डबल हो जाता है, यानी कि डबल हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 3 का 6 होगा, 3 का भी 6 होगा। ध्यान रखना
और फिर NaX आउट हो जाएगा, ये आपके NaX आउट हो गया। ये हुआ था वुड्स के साथ अभिक्रिया, ये वुड्स अभिक्रिया है। इसी प्रकार से फिटिक अभिक्रिया भी होती है, ये वुड्स है, इसका भाई चलेगा फिटिक अभिक्रिया फेनिल में होगी, ध्यान से पता चल रहा है, नाम से फिटिक फेनिल के साथ रिएक्शन होगी। यहाँ पर X लगा दीजिए और यहाँ Na लगा दीजिए, आपके Na आ गया है, यहाँ Na आ गया है, तो ये भी वुड्स, ये फिटिक की रिएक्शन है। फिटिक होता है, फिटिंग नहीं होता है, ध्यान रखना। बच्चे कई बार फिटिंग भी लिखते हैं, फिटिंग गलत है, फिटिंग सही है, ध्यान रखना। इस प्रकार से ये निर्माण होगा, ये इस प्रकार से बाइफेनिल का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, बाइफेनिल बनेगा। इस प्रकार से ये फिटिक अभिक्रिया है। अब दोनों एक साथ लेकर के आएंगे, वुड्स और फिटिक दोनों एक साथ लेकर के आएंगे, तो वुड्स फिटिक हो जाएगी। वुड्स फिटिक कैसे होगी, तो देखिए वुड्स फिटिक इस प्रकार से होगी कि ये तो आप एक ले लिया आपने और दूसरा ये ले लिया, यानी कि आप तो ये आपके पास ये है एक तो, और दूसरा क्या है आपके पास RX है, ये वुड्स है और ये फिटिक है, दोनों को एक साथ ले लिया और Na धातु ले लिया आपने। ये दोनों काम करके आपने एक कार्यक्रम बनाया और इस पर R लगा दिया, यानी कि इससे टॉलुइन बनने की संभावना रहती है, यानी कि इससे अपन ने टॉलुइन बना दिया, मेथिल टॉलुइन बना दिया। ये है इस प्रकार से वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक अभिक्रिया है। खास करके आपको इनको ध्यान रखना है कैसे किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आपके सामने रख दिया है। अब लाल फास्फोरस के साथ भी इनकी अभिक्रिया होती है, जैसे देखिए लाल फास्फोरस के साथ भी इनकी अभिक्रिया होती है। ये लाल फास्फोरस के साथ रिएक्शन होगी, HI की अभिक्रिया, एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया किसके साथ होगी, लाल फास्फोरस के साथ रिएक्शन होगी। तो ध्यान रखना, रेड टी के साथ ये भी प्रश्न पूछा होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैसे क्या बनता है, तो एल्केन बनता है, ध्यान रखना, इससे क्या बनता है, एल्केन बनता है। HI के साथ ये एल्केन बनाने का तरीका है, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने का तरीका है, खास करके आपको इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये एक अभिक्रिया हुई वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिक, इस प्रकार से रिएक्शन को ध्यान रखना है। एक फ्रैंकलैंड अभिकर्मक होता है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कौन सा होता है, जिंक के साथ रिएक्शन होगी, ध्यान रखना, डाइएथिल जिंक बनेगा और फिर एथिल जिंक ब्रोमाइड होती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका टॉपिक फिनिश होता है और ये बिल्कुल सरल टॉपिक है, इसे आपको खोना नहीं है, इसमें ध्यान रखना है। इसमें टॉलुइन बनेगा, टॉलुइन बनाने का तरीका भी है ये, आप कह सकते हैं हेलोबेंजीन से टॉलुइन बनाए। अगर मान लीजिए प्रश्न आता है आपको हेलोबेंजीन से टॉलुइन बनाएंगे, यानी हेलोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाओगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, देख लीजिए, यहाँ बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। निम्न को परिवर्तित कीजिए, लिखा हुआ होगा निम्न को परिवर्तित कीजिए, चेंज द फॉलोइंग, निम्न को परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित कैसे करना है, देखिए चेंज द फॉलोइंग कैसे, क्या किसको किसमें परिवर्तित करना है। क्वेश्चन आ सकते हैं, बेंजीन को फिनोल में बदलिए, बेंजीन को फिनोल में बदलिए, इस प्रकार से प्रश्न भी आएंगे, ध्यान रखना। इनको भी करने की आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अभी मैंने बताया किस प्रकार से कि हेलोएरिन को आप टॉलुइन में बदलिए, हेलोएरिन को किस में बदलोगे, टॉलुइन में बदलिए, ध्यान रखना। हेलोएरिन को टॉलुइन में बदलने का तरीका आप लोगों को बता दिया है। हेलोएरिन में टॉलुइन में बदलने का तरीका कौन सा है, वुड्स फिटिक है, ध्यान रखना, कौन सा है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया जो है हेलोएरिन को टॉलुइन में बदलती है, ध्यान रखना, वुड्स फिटिक अभिक्रिया है, हेलोएरिन को टॉलुइन में बदलने का तरीका। किसके साथ रिएक्शन कराओगे, RX के साथ रिएक्शन कराओगे, CH3Cl ले लेना वहां पर, और Na के साथ सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराओगे, इस प्रकार से ये ध्यान रखना टॉलुइन बन जाएगा। खास तौर से पूछा जा सकता है क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाइए, ऐसे भी हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है आपके पास, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाइए, क्या लिखा आ सकता है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाओगे, 1 नंबर में पूछ लिया है। तो क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन किसके द्वारा बनाएंगे, वुड्स फिटिक अभिक्रिया के द्वारा बनाएंगे, खास करके ध्यान रखना है। इन कंसेप्ट को भी दिमाग में रखना है, कौन किससे बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन सा रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं, क्या क्या इसमें प्रोडक्ट बन रहा है, खास करके इन चीजों को आपको भी ध्यान रखना है। ये खास करके है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये अपना चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लोगों को बता चुके हैं। एक खास करके ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो फास्फीन बनाता है, ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो फास्फीन बनाता है। फास्फीन का फॉर्मूला है COCl2, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो फास्फीन बनाता है, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके 11 चैप्टर समाप्त होता है। इसके
गलनांक पथरांक विलेयता में नेक्स्ट टॉपिक में एल्कोहल पढ़ाऊंगा, उससे पहले 1 2 5 मिनट में इसका रिवीजन करके समाप्त कर दूंगा। धन्यवाद।